नमस्कार। सरकारी सेवा के नियम कई बार ना थोड़े उलझे हुए लगते हैं ना। हाँ बिल्कुल, खासकर जब कोई एक नौकरी छोड़कर दूसरी में जाता है। सही कहा। तो आज हम ऐसी ही दो जरूरी बातों पर गौर करेंगे, तकनीकी इस्तीफा और ग्रहणाधिकार। हाँ, टेक्निकल रेजिग्नेशन और लेयन। हमारे पास इस बारे में वो जो DOPT है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उनके कई सरकारी ऑर्डर्स हैं। जी, ऑफिस मेमोरेंडम्स और नोटिफिकेशंस। हाँ, 1988 से लेके आई थिंक 2022 तक के हैं। बिल्कुल, काफी सालों के नियम है इसमें। तो हमारा इरादा है कि इन नियमों को ना आसान भाषा में समझें और जाने कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये आखिर क्यों इतने जरूरी हैं। हाँ, कोशिश करते हैं इसे समझने की। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये ग्रहणाधिकार या लियन क्या चीज है? देखिए, ग्रहणाधिकार जो फंडामेंटल रूल है FR 913, हाँ, उसके हिसाब से ये किसी सरकारी कर्मचारी का एक रेगुलर पोस्ट पर अधिकार है। रेगुलर पोस्ट मतलब स्थायी या अस्थायी। हाँ, स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकती हैं। ये हक उन्हें मिलता है जो या तो जो सीधी भर्ती वाले पद पर पक्के हो चुके हो जी, या फिर प्रमोशन के बाद प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। अच्छा, तो ये एक तरह से उस पोस्ट पर कर्मचारी का कब्जा या हक जैसा है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये उसका सब्सटेंटिव पद पर हक है। पर इसकी कोई शर्तें भी होंगी, कोई कंडीशन? हाँ, एक जरूरी शर्त है। मान लीजिए किसी कैडर में पोस्ट कम हो जाती हैं, तो जो सबसे जूनियर कर्मचारी होगा ना, उसे निचले पद पर वापस भेजा जा सकता है। ये 1988 और 2022 के आदेशों में साफ लिखा है। अच्छा, ओके। और ये ग्रहणाधिकार कई हालतों में बना रहता है। जैसे कर्मचारी उस पद पर काम कर रहा हो तब तो है ही, या फिर वो विदेश सेवा पर गया हो, फॉरेन सर्विस पर, किसी अस्थायी पद पर हो, किसी और पोस्ट का काम देख रहा हो, तबादले के बाद ज्वाइनिंग टाइम में हो, छुट्टी पर हो या सस्पेंड भी हो। ओह, सस्पेंशन में भी? हाँ, इन सभी स्थितियों में उसका अपने मूल पद पर अधिकार यानी ग्रहणाधिकार वो बना रहता है। और अगर कोई मान लीजिए एक सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरी में जा रहा हो, तब क्या होता है इस ग्रहणाधिकार का? हाँ, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। अगर कोई स्थायी कर्मचारी है और वो केंद्र या राज्य सरकार के ही किसी दूसरे विभाग में चुना जाता है, तो वो अपने पुराने विभाग में आमतौर पर 2 साल तक ग्रहणाधिकार रख सकता है। 2 साल? अच्छा। हाँ, और खास मामलों में जैसे जरूरत पड़ने पर इसे 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराना डिपार्टमेंट आपको एकदम से छोड़ नहीं सकता? हाँ, एक तरह से, जब तक आपकी नई जगह पर स्थिति पक्की न हो जाए या वो 2-3 साल की अवधि पूरी न हो जाए। ताकि कर्मचारी बीच में न रह जाए। बिल्कुल, नियम का मकसद यही है कि कर्मचारी बिना किसी ग्रहणाधिकार के न रह जाए। ये तभी खत्म होता है जब कर्मचारी किसी दूसरी स्थायी सरकारी नौकरी में ग्रहणाधिकार पा लेता है, या फिर वो इमीडिएट अब्जॉर्प्शन के आधार पर चला जाता है, या डेप्यूटेशन की लिमिट पार कर ले। हाँ, या डेप्यूटेशन की तय सीमा पार कर लेता है, लेकिन उसे बिना किसी पद के अधिकार के नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, ये ग्रहणाधिकार वाली बात तो समझ आ गई। अब आते हैं तकनीकी इस्तीफा पर। ये क्या है और ये आम इस्तीफे से कैसे अलग है? देखिए, जब कोई सरकारी कर्मचारी सही तरीके से प्रॉपर चैनल से अप्लाई करके, यानी अपने डिपार्टमेंट की परमिशन लेकर, हाँ बिल्कुल, अपने डिपार्टमेंट की अनुमति से किसी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है और चुन लिया जाता है, हाँ, तो उसे पुरानी नौकरी छोड़नी पड़ती है, हाँ, है ना? इसी छोड़ने को तकनीकी इस्तीफा या टेक्निकल रेजिग्नेशन कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? हाँ, ये बेसिकली एक औपचारिकता है ताकि उसकी पिछली नौकरी की जो सेवा है, जो सर्विस है, वो बेकार ना जाए, उसके फायदे मिलते रहें। और अगर किसी ने अप्लाई नौकरी में आने से पहले किया हो तो? हाँ, उसमें भी ये लाभ मिल सकता है। अगर आवेदन नौकरी में आने से पहले किया था और ज्वाइन करते ही विभाग को बता दिया था, तो कुछ शर्तों के साथ ये तकनीकी इस्तीफा माना जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? आम इस्तीफे में तो शायद पिछली नौकरी के सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाते होंगे। हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क और फायदा है। आम इस्तीफे में रेजिग्नेशन सिंप्लिसिटर में पिछली सेवा जब्त हो जाती है, फोरफीट हो जाती है। ओह, उसे पेंशन, छुट्टियों या सीनियोरिटी के लिए गिना नहीं जाता। लेकिन तकनीकी इस्तीफे में ये सारे लाभ या ज्यादातर लाभ बने रहते हैं। अच्छा, कौन कौन से लाभ मिलते हैं इसमें? जरा डिटेल में बताइए। हाँ, कई जरूरी लाभ हैं। सबसे पहले तो छुट्टियों का ट्रांसफर। छुट्टियां कौन सी? आपकी जमा छुट्टियां जैसे अर्जित अवकाश यानी अर्न्ड लीव EL और अर्धवेतन अवकाश यानी हाफ पे लीव HPL। यहाँ तक कि चाइल्ड केयर लीव का बैलेंस भी नई नौकरी में ट्रांसफर हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और
दूसरा, वेतन सुरक्षा, जिसे पे प्रोटेक्शन कहते हैं, ये FR 22B के तहत होता है। अगर नई नौकरी में प्रोबेशन के दौरान आपकी बेसिक पे पुरानी नौकरी की बेसिक पे से कम है, तो आप प्रोबेशन पीरियड में पुरानी नौकरी की अनुमानित वेतन मतलब प्रिजम्पटिव पे ले सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई 50,000 बेसिक छोड़कर 45,000 वाली नौकरी में जाए तो प्रोबेशन में उसे 50,000 वाला हिसाब मिलेगा। हाँ, मोटे तौर पर यही है, ताकि प्रोबेशन में वेतन का नुकसान ना हो। स्थायी होने पर वेतन फिक्स करने के नियम फिर अलग होते हैं। समझ गई। और पेंशन का क्या? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से पहले सेवा में आए थे और पुरानी पेंशन स्कीम यानी CCS पेंशन रूल्स 1972 में थे, वे अगर तकनीकी इस्तीफा देकर 1/1/2004 के बाद भी किसी नई सरकारी नौकरी में जाते हैं जो पेंशन योग्य है, हाँ, तो वे पुरानी पेंशन स्कीम में ही रहेंगे। ये 2005 का एक आदेश है। ये बहुत बड़ा लाभ है उनके लिए। ये तो वाकई बहुत बड़ा फायदा है। हाँ। और जो NPS वाले हैं, जो नई पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में है, उनका प्रान अकाउंट नंबर और जो भी पैसा उसमें जमा है वो नए ऑफिस में ट्रांसफर हो जाता है। सर्विस कंटिन्यू रहती है। ठीक है। और सीनियरिटी का क्या? चौथा फायदा, वरिष्ठता यानी सीनियरिटी। आपकी जो पुरानी पोस्ट पर सीनियरिटी थी वो एक तरह से सुरक्षित रहती है लियन पीरियड तक। हालांकि ये ध्यान रखना होता है कि दूसरे विभाग में जो समय बिताया है वो पुराने विभाग में प्रमोशन के लिए जो न्यूनतम सेवा अवधि चाहिए होती है उसमें नहीं गिना जाता। अच्छा, ये भी एक पेंच है। हाँ, ये समझना जरूरी है। इनके अलावा और भी फायदे हैं, जैसे पुरानी नौकरी का LTC का बचा हुआ ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं नई जगह कुछ शर्तों के साथ। GPF का पैसा ट्रांसफर हो जाता है, सर्विस बुक ट्रांसफर हो जाती है, और कुछ मामलों में नई जगह पर फिर से मेडिकल जांच या पुलिस वेरिफिकेशन कराने से छूट भी मिल सकती है। कुल मिलाकर देखें तो ग्रहणाधिकार आपके अपने पद पर अधिकार को मतलब हक को पक्का करता है। हाँ। और तकनीकी इस्तीफा नौकरी बदलते समय उस अधिकार और बाकी जरूरी फायदों को बचाने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकारी कर्मचारियों के लिए दोनों प्रक्रियाएं अपने करियर को आगे बढ़ाने और नई संभावनाएं तलाशने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी सही जानकारी होने से वो अपने हक और फायदे सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये आती है मेरे मन में कि जिस तरह ये ग्रहणाधिकार और तकनीकी इस्तीफा जैसे नियमों की जरूरत पड़ती है, क्या ये दिखाता है कि अब सरकारी नौकरियों का स्वरूप भी बदल रहा है? मतलब शायद अब वो पुरानी सोच उतनी मजबूत नहीं रही कि बस एक ही जगह पूरी जिंदगी नौकरी करनी है। लोग अब ज्यादा मौके तलाशते हैं। हाँ, ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये नियम हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है उसकी जटिलताओं का ये एक उदाहरण है। हाँ, ये भी एक पहलू है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। नमस्कार।